कोई देश कितना एजुकेटेड है ये पता करने के लिए वहाँ की यूनिवर्सिटीज़ को इवेल्युएट करना बहुत ज़रूरी है। आज कैलिफोर्निया, स्टैनफोर्ड, हार्वर्ड जैसी अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाई करना लोगों का ड्रीम है, पर करीब 1500 साल पहले कहानी कुछ और थी। 5वीं शताब्दी के रोमांचक सफर पर जाने से पहले एक फेमस कोट याद कीजिए, एजुकेशन इज द मोस्ट पावरफुल वेपन विच यू कैन यूज टू चेंज द वर्ल्ड। दुनिया बदलने के लिए शिक्षा सबसे बड़ा हथियार है। ये बात अभी हाल में नेल्सन मंडेला ने कही थी, पर 5वीं शताब्दी में जब पूरे यूरेशिया में केवल माइग्रेशन और राजनीतिक इंस्टेबिलिटी थी, दुनिया के ताकतवर रोमन जैसे एम्पायर का पतन हो रहा था, उस समय भारत में बौद्ध धर्म ग्रंथों को इकट्ठा किया जा रहा था। जब पूरी दुनिया को यूनिवर्सिटी का कभी नहीं पता था, तब भारत में करीब 30 एकड़ एरिया में वेल ऑर्गेनाइज्ड नालंदा यूनिवर्सिटी थी। आइए आज भारत श्री के स्पेशल सेगमेंट में नालंदा यूनिवर्सिटी को नजदीक से समझते हैं। नालंदा मतलब एक ऐसा उपहार जिसकी कोई सीमा न हो। वाकई नालंदा सिर्फ भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा उपहार था जहां लोग धर्म के साथ साथ मेडिसिन, साइकोलॉजी, लिटरेचर और फिलॉसफी की क्लास लेने आते थे। सबसे पहले सवाल ये कि आखिर यूनिवर्सिटी को स्टेबल कौन किया था? तो यूनिवर्सिटी को 5वीं सदी में गुप्त शासक कुमार गुप्त फर्स्ट ने बनाया था। यूनिवर्सिटी को हेमंत कुमार गुप्त के सक्सेसर्स का पूरा सहयोग था। कुछ सालों बाद परिस्थिति बदली और गुप्त वंश का पतन हो गया। But the subsequent rulers of the Gupta dynasty also tried their best to enrich the university, खास तौर से महान सम्राट हर्षवर्धन और पाल शासक। धीरे धीरे यूनिवर्सिटी को भारतीयों के अलावा विदेशी शासकों से भी फंड मिलने लगा। अब नालंदा यूनिवर्सिटी दुनिया की पहली फुली रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी बन चुकी थी। नालंदा में भारत ही नहीं बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, फारस और तुर्की से भी स्टूडेंट एजुकेशन लेने आते थे। 7वीं शताब्दी में जब हैंसन आया, उस समय करीब 10,000 स्टूडेंट और 1500 आचार्य नालंदा विश्वविद्यालय में थे। नालंदा की सबसे खास बात ये थी कि नालंदा के ग्रेजुएट बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे, जिससे पूरी दुनिया में यूनिवर्सिटी को इंटरनेशनल रेपुटेशन मिली। यूनिवर्सिटी करीब 9वीं शताब्दी से 12वीं शताब्दी तक दुनिया की सुर्खियों में रहा। यूनिवर्सिटी जितनी सिस्टमैटिक और डिटेल थी, आर्किटेक्चर में भी उतनी ही अद्भुत थी। द होल कैंपस वाज सराउंडेड बाय अ ह्यूज वॉल, जिसमें एंट्री के लिए बाकायदा गेट था। गेट के चारों ओर मठों की कतार थी और उनके सामने कई इम्पोजिंग स्तूप और मंदिर थे। मंदिरों में बुद्ध की खूबसूरत मूर्तियां थीं। सेंट्रल स्कूल में 7 बड़े क्लास थे और इसके अलावा 300 और भी कमरे थे जहां लेक्चर हुआ करते थे। स्टूडेंट और टीचर के सोने के लिए पत्थर की चौकी होती थी। किताब वगैरह रखने के लिए आले बने थे। हर मठ के आंगन में एक कुआं था। 8 ह्यूज बिल्डिंग, टेम्पल्स, कई प्रेयर रूम्स के अलावा सुंदर बगीचे और झीलें भी थी। द स्टूडेंट्स डिड नॉट फेस एनी काइंड ऑफ फाइनेंशियल प्रॉब्लम। उनका पढ़ाई, खाना, कपड़ा, मेडिकल सब फ्री था। लेकिन हाँ, यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम टफ था, जिसे अमूमन ब्रिलियंट स्टूडेंट ही क्रैक कर पाते थे। इतना ही नहीं, नालंदा के फेमस आचार्य शीलभद्र, धर्मपाल, चंद्रपाल, गुणमती और स्थिरमती बच्चों को इतना ट्रेन करते थे कि पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट जीवन भर डिसिप्लिन और शुद्ध आचरण वाले होते थे। नालंदा की लाइब्रेरी मोस्ट स्पेशल थी। नालंदा में हजारों स्टूडेंट और टीचर्स के पढ़ाई के लिए 9 फ्लोर का एक वास्ट लाइब्रेरी था, जिसमें 10-20 हजार नहीं बल्कि 3 लाख से ज्यादा किताबें थीं। शायद ही ऐसा कोई सब्जेक्ट रहा होगा जिसकी बुक वहां नहीं थी। रत्न रंजक, रत्नोदधि, रत्न सागर नाम की 3 ह्यूज बिल्डिंग्स में किताबें रहती थी। सबसे खास रत्नोदधि लाइब्रेरी थी, जिसमें कई अनरीसेबल हैंड रिटन किताबें थीं, जिसकी कई कॉपीज को चाइनीज ट्रेवलर अपने साथ ले गए। यूनिवर्सिटी का मैनेजमेंट कुलपति या मुख्य आचार्य करते थे। यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो दैट द मैनेजमेंट हेड्स वर रेगुलरली इलेक्टेड बाय द मॉन्क्स। प्रॉपर कंसल्टेटिव कमिटीज बनती थी, जिनकी एडवाइस से कुलपति मैनेजमेंट का काम करते थे। इतना ही नहीं, आज जब देश भर में स्टूडेंट इलेक्शन करीब बंद हैं, इलेक्शन के लिए बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वहीं नालंदा में उस समय स्टूडेंट का अपना यूनियन हुआ करता था, जिसे स्टूडेंट ही मैनेज करते थे। मीन्स एवरीथिंग इन द यूनिवर्सिटी was democratic. Bureau Report, Bharat Shri.